Hello and welcome students. So in the last lecture we were discussing about single gene mutations. That means some disorders in single gene which leads to some problems in functioning of a particular cell or a particular organism. In that we discussed about sickle cell anemia, hemophilia, phenylketonuria, and to explain those disorders I used some diagrams like this, that if the mother is affected, then what are the chances that daughter or son would be affected. If the father is affected, then what are the chances that the son daughter would be affected or they would be carriers. इस तरह की हमने डिस्कशन करी थी. तो क्या हर एक बीमारी को डिस्कस करने के लिए ऐसे डायग्राम्स बनाने ज़रूरी हैं? It would be very difficult if we draw these diagrams to explain the inheritance of a disease, because these diagrams take a lot of time, and especially when we have to show inheritance through 4 or 5 generations, then drawing these diagrams become very difficult. So there must be some other method to explain the inheritance of characters from parents to offspring, then to the next generation, without drawing these diagrams. And that method is actually pedigree analysis. So first of all, let me discuss what is a pedigree. Pedigree is actually a record of a particular trait being passed from one generation to next. अगर एक particular trait मतलब character, वो character कुछ भी हो सकता है, skin color, eye color, blood group, ठीक है, या कोई डिजीज़ जैसे सिकल सेल एनीमिया. तो अगर मैं उसका रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर लीनिएज में रख रही हूँ, लीनिएज मतलब कि पूरी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे मतलब पेरेंट्स, देन सन्स एंड डॉटर्स, फिर उनके सन एंड डॉटर, जो पूरी लाइन है एक फैमिली की, जो हम कहते हैं हमारी पिछली पुश्तें, अगर सभी से अगर हम देखें कोई कैरेक्टर आगे पास हो, वो पूरी एक लीनिएज है, और अगर मैंने उसका रिकॉर्ड रखा है, देन दैट इज़ अ पेडिग्री. ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर. एंड व्हेन आई कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांसमिशन generation after generation, then that record or that chart is known as a pedigree chart over many generations. And genetic counselor makes and uses these charts to study the transmission of a particular character. And analyzing the transmission of a character with the help of these charts is known as pedigree analysis. कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आगे ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर वो ज़रूरी नहीं है कि कोई डिजीज़ ही हो, डिजीज़ भी हो सकती है, नॉर्मल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो उनको स्टडी करना जनरली डिजीज़ के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेडिग्री एनालिसिस. तो उससे पता चलता है कि कब से आ रही है डिजीज़ और कितने % चांसेस हैं कि अगली जनरेशन को होगी ये डिजीज़. ओके, और ये डिजीज़ डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ये सब पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता चल सकता है. सो हाउ टू डू अ पेडिग्री एनालिसिस, हाउ टू मेक अ पेडिग्री चार्ट, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. ओके, सो उसके लिए पहले आपको ये याद होगा कि हमारे सेल में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोमल मतलब पहले 22 पेयर्स, और सेक्स क्रोमोसोम मतलब लास्ट पेयर जिसमें दोनों एक्स हो सकते हैं या एक एक्स और एक वाई हो सकता है. ठीक है, तो मतलब जो भी ट्रेट है, जनरली अब मैं डिजीज़ की ही बात करूँगी, डिसऑर्डर्स की बात करूँगी, नॉर्मल ट्रेट की बात नहीं करूँगी. तो वो जो डिफेक्टिव जीन है वो पहले 22 क्रोमोसोम्स में से किसी में भी हो सकता है, और वो डोमिनेंट या रेसेसिव दोनों कंडीशन में हो सकता है, या फिर वो एक्स या वाई क्रोमोसोम पे हो सकता है, और एक्स पे होगा तो वो डोमिनेंट या रिसेसिव किसी भी कंडीशन में हो सकता है. वाई होगा तो वो अकेला होगा, उसके साथ उसका एलील नहीं होगा, क्योंकि 2 वाई क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे ह्यूमन बींग्स में. अगर कोई सेक्स डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है, एक्स वाई वाई टाइप कंडीशन नहीं है, तो एक ही वाई क्रोमोसोम मिलेगा. सो विल बी डिस्कसिंग हाउ टू मेक पेडिग्री चार्ट. पेडिग्री चार्ट दिखता कैसा है, पहले तो वो दिखाऊं. पेडिग्री चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, पहले इन सिंबल्स को हम सीखेंगे. सिंबल्स में
अगर एक बॉक्स बना है दैट इज़ मेल, अगर सर्कल बना है दैट इज़ फीमेल, और अगर बॉक्स कलर्ड है, जैसे ये पूरा कलर किया हुआ है, अगर बॉक्स कलर है तो मतलब जो मैं ट्रेट पढ़ रही हूँ या जो डिजीज़ पढ़ रही हूँ वो इस मेल को है। ठीक है, सपोज सिकल सेल एनीमिया, तो अगर तरह का बना हो मतलब दिस मेल इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, और अगर कलर्ड नहीं है दैट मीन दिस मेल इज नॉर्मल। इसी तरह फीमेल सर्कल, और अगर सर्कल कलर्ड है दैट मीन्स द फीमेल इज अफेक्टेड एंड दिस फीमेल इज नॉर्मल। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल, और हाफ कलर किया हुआ है दैट मीन्स हाफ अफेक्टेड। व्हाट इज हाफ अफेक्टेड, इट मीन्स हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस भी रेसेसिव कंडीशन के लिए। मान लो जैसे सिकल सेल एनीमिया तब होता है जब क्रोमोसोम नंबर 11 पे, क्रोमोसोम 11 दो है, ठीक है, बीटा हीमोग्लोबिन वाली जीन, मैं उसको HbA को मैं नॉर्मल मान लेती हूँ और HbS को मैं एबनॉर्मल मान लेती हूँ। ठीक है, तो एक पेरेंट से HbA मिली है और दूसरे पेरेंट से HbS मिली है, तो ये पर्सन जो है इज़ एक्चुअली अ कैरियर, उसको बीमारी तो नहीं है, उसके पास एक HbA है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है, तो वो एक जीन जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल हीमो, वो इनफ है इस पर्सन को नॉर्मल रखने के लिए, इनफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन होंगे, और इसको मतलब सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा लेकिन कैरियर होगा, क्योंकि ये इस डिफेक्टिव क्रोमोसोम को अपने गैमेट के थ्रू जाइगोट में पास ऑन कर सकता है। सो कैरियर दिखाने के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन की दोनों क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम या दोनों एलील में से एक एलील डिफेक्टिव है, इस तरह का सिंबल बनाया जा सकता है। ऑटोजोमल केस में अगर वो डिफेक्टिव जीन ऑटोजोम पे लोकेटेड है, दिस मीन्स मेटिंग और मैरिज, a male married to a female. Okay, this means male married to a female and they have two children, a male and a female. तो जहाँ जहाँ ये लाइन जुड़ी हुई है मतलब ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, दिस मीन्स ट्विंस एंड दैट टू डाइजाइगोटिक, मतलब दो जाइगोट बने थे, दो स्पर्म दो एग से फ्यूज हुए, दो जाइगोट बने और ट्विंस हैं ये। एंड दीज आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक जाइगोट बना था, एक स्पर्म एक एग से फ्यूज हुआ और वो एक जाइगोट दो में टूट गया, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस। ये नॉन आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ये उनके सिंबल्स हैं। दिस मीन्स चिल्ड्रन, और जो है मान लो मेल है मैरिड टू अ फीमेल और आगे इस तरह का बॉक्स बना है, तो बच्चे हैं, मान लो 5 बच्चे, ठीक है, और पांचों के पांचों अनअफेक्टेड, पांचों में से किसी को बीमारी नहीं है। तो जब बताना है मेल फीमेल के सिंबल नहीं बनाने, बता देने कि इतने बच्चे हैं, तो इस तरह का बॉक्स बनाकर उसमें गिनती लिख दी जाती है। दिस मीन्स 2 मेल एंड 3 फीमेल। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हेटेरोजाइगस और कैरियर ऑफ ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। रेसेसिव डिसऑर्डर मतलब दोनों पेरेंट्स से स्मॉल ए मान लो, ठीक है, अगर ये कंडीशन मिले तो बीमारी होगी, और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो बीमारी नहीं होगी, बट एक स्मॉल ए मौजूद है तो ये कैरियर है, तो उसके लिए इस तरह का सिंबल बनता है। लेकिन अगर वो रेसेसिव डिजीज सेक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिफेक्टिव है, तो मतलब कि फीमेल ही कैरियर होगी। ये कैसे, फीमेल्स के पास 2 एक्स हैं, ठीक है, उसमें से एक एलील यहाँ पर है और वो डिफेक्टिव है, दूसरा एलील नॉर्मल है, तो बीमारी तो नहीं होगी, क्योंकि ये बीमारी तब होती जब दोनों डिफेक्टिव होते। मान लो स्मॉल ए दोनों होते, ये एक स्मॉल ए है एक नॉर्मल है, ठीक है, तो डिजीज़ तो नहीं है बट शी इज़ अ कैरियर, और वो भी एक्स क्रोमोसोम पे है, 2 एक्स में से एक में, तो कैरियर है, शी कैरीज दिस एलील बट शी इज़ नॉट अफेक्टेड, क्योंकि एक नॉर्मल ए है उसके पास। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया के लिए, ठीक है, ये डिफेक्टिव जीन है बट ये जीन तो नॉर्मल है, तो वो फैक्टर बना रही है ब्लड क्लॉटिंग के,
तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर बन रहे हैं इस जीन से, तो उतने इनफ हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो इस पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग होगी, लेकिन उसके पास ये डिफेक्टिव जीन है जो कि वो अगली जनरेशन को पास ऑन कर सकती है। सो शी इज़ अ कैरियर ऑफ डिजीज़। तो ये इस तरह का सिंबल बनता है। मेल कभी भी सेक्स लिंक्ड डिजीज़ के लिए, एक्स लिंक्ड डिजीज़ के लिए जो है कैरियर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है। तो वो एक एक्स या तो जो जीन है या तो वो नॉर्मल है, जिसको मैं कैपिटल ए लिख दूँ, कैपिटल ए तो ये पर्सन जो है वो अनअफेक्टेड है, स्मॉल ए है तो वो अफेक्टेड है क्योंकि अब नॉर्मल जीन मिल गई, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा, यहाँ तो वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की जीन थी ही नहीं, तो अफेक्टेड है। सो फॉर एक्स लिंक डिसऑर्डर्स मेल्स आर आइदर अफेक्टेड और अनअफेक्टेड, दे आर नेवर कैरियर। इस तरह का सिंबल आपको नहीं मिलेगा, मेल कैरियर नहीं हो सकता। ठीक है, कैरियर तब होता है जब दो जीन्स हों, एक जीन नॉर्मल हो एक एबनॉर्मल हो, भी रेसेसिव के कंडीशन में, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो एक जीन भी काफ़ी है बीमारी कॉज करने के लिए। दिस मीन्स डेथ, दिस मीन्स चाइल्ड इज अबॉर्टेड और डेड चाइल्ड इज बॉर्न, स्टिल बर्थ हुआ है। दिस मीन्स, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है इस वाले सिंबल में, वो मैं बना देती हूँ। यहाँ पे एक एरो भी बनी हो, एक बॉक्स बना हो और वो बॉक्स कलर हो। दिस मीन्स प्रोपोजिटस और प्रोबैंड। सो व्हाट इज़ अ प्रोपोजिटस और प्रोबैंड? अगर मैं एक पूरी फैमिली लीनिएज बना रही हूँ और आपको कुछ इस तरह का सिंबल बनता मिलता है, मतलब ये पहला इंडिविजुअल है जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ या ट्रेट से अफेक्टेड मिला है। ठीक है, मान लो मैं बना रही हूँ हीमोफीलिया का जो है एक लीनिएज बना रही हूँ, एक पर्टिकुलर क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में बना रही हूँ, तो पूरे चार्ट में जब पहली बार मुझे एक ऐसा सिंबल मिलेगा, ये मतलब ये पहला इंसान था जिसमें ये बीमारी पाई गई, जिसके कारण से इस फैमिली में ये बीमारी आई। तो एक बॉक्स बना हो तो प्रोपोजिटस, सर्कल बना हो तो प्रोपोजिटा, और साथ में एरो बनी होगी। तो फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दैट डिजीज इनटू द फैमिली इज प्रोबैंड और प्रोपोजिटस, and this means a male married to a female, then first son normal, second son affected, third is a daughter and she is normal। और अगर इस तरह का बना हो और यहाँ दो लाइन बनी हो, दैट मीन्स मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स या कज़न्स, एक ही फैमिली के आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें मैरिज हो, तो ऐसे डबल लाइन जो है वो दिखेगी। ओके, सो दीज वर सम सिंबल्स यूज्ड इन अ पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट आपके सामने बने हुए हैं, और डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और उनके चार्ट कैसे दिखते हैं हम पहले वो डिस्कस करेंगे। So for that I'll be making the next video and we'll be discussing these charts in detail.